युवा कैंप पे जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाई जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर हम पॉलिटी और हिस्ट्री क्लासेस अभी चल रही हैं। आगे जैसे ये ख़त्म होगी तो हम एक नया सब्जेक्ट या तो फिर ज्योग्राफी होगा या इकोनॉमिक्स या साइंस, कुछ भी मतलब सब्जेक्ट चला सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस चैनल पर आपको जीएस पढ़ाई जाती है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस इसमें आपको बहुत बेनिफिट देगी। मैंने आपको बताया कि मैं पॉलिटी की और हिस्ट्री की वीडियो चला रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी का है। पॉलिटी में मैं आपको बता रहा हूं राज्य के नीति निदेशक तत्व, और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इससे पहले भी मैं एक पार्ट इस वीडियो का या राज्य के नीति निदेशक तत्व का ला चुका हूं। आज राज्य के नीति निदेशक तत्व का ये दूसरा भाग है और दूसरे भाग में ये राज्य के नीति निदेशक तत्व खत्म हो जाएंगे। या पार्ट वन में मैंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में आपको बताया था। पार्ट 2 भी राज्य के नीति निदेशक तत्वों से ही संबंधित है। जो पार्ट 1 था मैंने आपको बताया कि जिन्हें डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं, और उसमें मैंने बताया था जो पार्ट 1 था कि 36 से लेकर 43 आर्टिकल तक मैंने पढ़ाया था, और साथ ये भी बताया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं। तो मैंने मौलिक अधिकारों से भी थोड़ी तुलना की थी। आज मैं मौलिक अधिकारों और फंडामेंटल तुम्हारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच में थोड़े अंतर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम देखोगे 43 से लेके आगे हमें आर्टिकल पढ़ने हैं, क्योंकि 36 से लेके 51 तक इसमें बात की गई है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बस ध्यान क्या रखना है, गौर करना है, ध्यान से इसको सुनना है। फिर से मैं आपको आर्टिकल 43 बताता हूं। अगर आपने 43 से पहले जो भी आर्टिकल देखने आप पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। जैसे 43 में मैंने क्या बताया था, 43 में मैंने बताया था कि जितने भी कर्मकार हैं, कर्मकार मतलब कर्मचारी हैं, जितने भी सरकार के राज्य कर्मचारी हैं उनको सरकार उचित मजदूरी दे। यानी कहने का मतलब है उनको सरकार उचित मजदूरी दे, यानी जिससे वो अपना जीवन बिता सके। एक बात इसमें ये कही गई थी। और दूसरा इसमें कहा गया था कि जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दे, सरकार उनको बढ़ावा दे। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व इसलिए है कि राज्य अपनी नीति बनाते समय उनको निर्धारित कर सके कि कैसी नीति बनानी है, तो उसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जाना पड़ेगा। तो जो संविधान है उसने कहा है कि सरकार जितने भी कर्मचारी या मजदूर हैं उनको उचित मजदूरी दे, जिससे अपना अच्छे से जीवन निर्वाह कर सके। और 43 में ये कहा गया कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे छोटे घर के उद्योग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे कि देश आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात संविधान में की गई थी। आर्टिकल 43 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 43 है। अब बात आती है कि 43 से आगे, हमें 43 से आगे पढ़ना है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। जो 43 है आपको इसमें देखना है 43A और एक है 43B, ये दोनों। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि 43A, 43B, 40A, 40B इस तरीके से, तो समझ जाना है कि ये मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि ये संविधान में बाद में जोड़े गए। तो दोनों के दोनों 43A और 43B संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे। ये आगे चलकर जैसे जरूरत पड़ी तो हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्वों में इन्हें शामिल कर दिया गया। जैसे 43A की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब जोड़ा गया, तो आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 43A को जोड़ा गया और कहा गया, ध्यान से, कि उद्योगों, जितने भी उद्योग हैं, उद्योगों के प्रबंधन में राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी भी सहभागिता हो, कर्मचारी की भी सहभागिता हो। सहभागिता का मतलब यहां पर है कि उनकी भी पार्टनरशिप हो, यानी जितनी भी कंपनी, फैक्ट्रियां जो भी हैं, जो मालिक हैं वो कर्मचारी भी उसके मालिक होने चाहिए, यानी उनका भी इनमें शेयर होना चाहिए। कहा गया, मैंने कहा 43 से नहीं था, 42 से संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया
कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भी सहभागिता हो, उनको भी मालिकाना हक मिले। आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर निकलते हैं तो कर्मचारी भी उसके शेयर खरीदते हैं और कुछ शेयर तो कर्मचारियों के लिए ही होते हैं। तो इससे पता चलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भी सहभागिता है, ऐसा आर्टिकल 43A में कहा गया है। लेकिन ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और बात करें 43B की, तो ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये बाद में जाके जोड़ा गया। अगर आपको याद रखना है तो 57वां संविधान संशोधन 2011, ये 43B 57वां संविधान संशोधन था जो कि 2011 में जोड़ा गया। और इसमें एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि इसमें सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा दिया जाए, या फिर कह सकते हैं कि 43B सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है, सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समिति क्या है? अगर आपको ध्यान रखना है कि सहकारी समिति क्या है, तो ये एक लोगों का ग्रुप होता है, एक संघ होता है। ये लोगों ने मिला अपने आपसी सहयोग से एक संघ बनाया और परस्पर लाभ के लिए क्या करते हैं, मतलब लोगों की सहायता करते हैं। तो लोगों की सहायता करने के लिए ग्रुप होता है, जैसे बैंक बना लिया, कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, इकट्ठा करने के बाद वो फाइनेंस के रूप में देने लगे। तो ये है मतलब सहकारी समितियां। सहकारी समिति कुछ लोगों का एक समूह होता है जो पारस्परिक लाभ के लिए दूसरों को मतलब की सहायता करते हैं, तो उसको सहकारी समिति कहते हैं। सहकारी समितियों के बारे में इकोनॉमिक्स में अच्छे से हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाए कि 43B में क्या है, तो आपको बताना है सहकारी समितियों की बात की गई है, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 में ऐसा किया गया था। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता हो, 43B में सहकारी समिति 42वें संविधान संशोधन और ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं 44 की। नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। जैसे आर्टिकल में 44 की बात करूं, ध्यान से सुनो। जैसे 44 है, एक 45 है और एक 46 है, हमें 51 तक जाना है। तो 44 क्या कहता है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है 44 से कि बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जो समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड की बात करता है कि देश में एक समान आचार संहिता हो, एक समान नागरिक संहिता हो या फिर कॉमन सिविल कोड हो, उसकी बात करता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कॉमन सिविल कोड या फिर समान आचार संहिता या फिर समान नागरिक संहिता, बात एक ही है। समान आचार संहिता कहें, समान नागरिक संहिता कहें, ये एक ही बात है। या कॉमन सिविल कोड, इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात पहले तो कि समान आचार संहिता की बात किस में की गई है, तो तुम्हें बताना है कि आर्टिकल 44 में ऐसा किया गया है। यह अनुच्छेद या आर्टिकल इसे कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, समान आचार संहिता क्या होती है कि कितने भी पंथ हो, कितने भी धर्म हो, जो पंथ है, धर्म है, कि सबके लिए कानून सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सबके लिए समान कैसे? आप देखोगे जैसे विवाह संबंधी कानून या तलाक संबंधी कानून। आप देखोगे एक समुदाय ऐसा है कि 3 बार तलाक बोलो और तलाक हो जाए। मतलब एक मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है, हिंदू समुदाय में ऐसा नहीं होता। कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तब जाके तुम्हें तलाक मिलेगा। तो अलग अलग धर्म में, अलग अलग पंथ में अलग अलग कानून थे, शादी से संबंधित, तलाक से संबंधित या फिर अन्य। तो कॉमन सिविल कोड कहता है कि सबके लिए समान कानून हो। ये नहीं कि धर्म के लिए, धर्म के आधार पर तुम दूसरा कानून, कि इस धर्म के लिए दूसरा, इस धर्म के लिए दूसरा कानून हो। तो कहा गया कि समान आचार संहिता होनी चाहिए, सबके लिए एक कानून
होना चाहिए। जैसे मुस्लिमों में 3 तलाक पर हो जाता, 3 बार तलाक बोलो, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, तो दोनों में डिफरेंस नजर आता है। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व राज्य को आदेश देते हैं कि तुम देश के अंदर एक समान आचार संहिता का गठन करो, और इसलिए सरकार के द्वारा 3 तलाक को खत्म किया गया। उनका उद्देश्य है इन नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करना, यानी कि देश के अंदर एक समान आचार संहिता लाना कि सभी धर्म, कोई जाति, कोई कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में सबके लिए समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड पूरे देश के अंदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हमारे देश के अंदर यह आर्टिकल 44 पूरी तरीके से लागू नहीं है, ना ही हमारे देश में समान आचार संहिता है। अभी भी सभी धर्मों या पंथ के आधार पर ही कानून चल रहे हैं। तो लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा है गोवा, जिसमें समान आचार संहिता लागू है, यानी आर्टिकल 44 लागू है। वहां पर एक समान आचार संहिता है। मैंने तुम्हें बताया कि देश के अंदर एक समान आचार संहिता की बात किस में की गई है? आर्टिकल 44 में की गई है। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर एक समान आचार संहिता या आर्टिकल 44 लागू है? तो तुम्हें बताना ही कौन सा है, अनुच्छेद मतलब गोवा, जो कि अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई है। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं आर्टिकल 44 को। बात करते हैं 45 को। 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस बशर्ते आप ध्यान से सुनते रहें, उसके बाद ये सारी चीजें तुम्हारे याद हो जाएंगी। 45 क्या कहता है? 45 कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, याद कीजिए 21 क्या, यानी जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था तो आर्टिकल 21 क्या था, जिसमें मैंने बताया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये तुम देखोगे ये 2009 में अधिनियमित हुआ। संविधान हमारा 1950 में बना, 86वें संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था और 2009 में अधिनियमित किया गया। तो वो मौलिक अधिकार है, उसकी मांग की जा सकती है। लेकिन ये हमारे संविधान जब बना था तभी से ही हमारे मतलब कि संविधान के अंदर है। इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा यानी राज्य का यह कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं, और ऐसा कहा गया था 45 में कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराए, राज्य का यह कर्तव्य है। लेकिन ऐसा किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको मतलब कि एक मौलिक अधिकार ला दिया गया आर्टिकल 21 कै में। लेकिन मौलिक अधिकारों से पहले और अब भी ये आर्टिकल 45 में था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ध्यान देने वाली बात, आर्टिकल 45 किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने से संबंधित है, ये इसमें कहा गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उन, या तो अनुसूचित SC ST या फिर अन्य पिछड़े, जितने पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों के लिए सरकार का, राज्य का ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा एवं आर्थिक मदद करे, शैक्षणिक और आर्थिक मदद करे, यानी कि उन्हें सहायता प्रदान करे कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हो सके या फिर वो अच्छी हो सके। तो 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं, उन दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक मदद राज्य करेगा। ऐसा कहा गया आर्टिकल 46 में। 44 में समान आचार संहिता, 45 में शिक्षा के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के, और 46 में SC ST और जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा एवं आर्थिक रूप से सरकार मदद करेगी, ये इसमें कहा गया। बात करता हूं मैं आगे 47, ध्यान से सुने। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 49।
आर्टिकल 47 क्या कहता है, सबको ध्यान से ध्यान सुनते रहे, याद हो जाएगा तुम्हारे। 47 क्या है कि इसमें कहा गया कि सरकार का यह कर्तव्य है कि पोषण आहार एवं अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, अपने स्वास्थ्य उनका ध्यान रखे। कहा गया कि अपने नागरिकों के पोषण आहार एवं स्वास्थ्य पे सरकार ध्यान दे, यानी कि उनके ऐसा मतलब कि उनको उपलब्ध कराए कि जिससे वो अपने जीवन स्तर को बढ़ा सके। तो जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है कि पोषण आहार और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। ये ऐसा मतलब जीवन स्तर बढ़ेगा तो जो HDI रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, जो पूरे विश्व में जारी किया जाता है, तो उसमें भी रिपोर्ट हमारी सुधरेगी। तो कहा गया कि पोषण आहार के लिए सरकार क्या करती है, जैसे बच्चों को मिड डे मील, स्कूलों में मिड डे मील मिलता है, ठीक, मिड डे मील जो मिलता है इस बच्चों को, उसके बाद जैसे कि आयरन की गोली दी जाती है लेडीजों को, या फिर एक तरीके से आयरन की गोली बच्चों को मिड डे मील या सरकार के द्वारा जो राशन बांटा जाता है वो इसलिए कि उनका जीवन स्तर को सुधारा जा सके, जो भूख से तरस हैं उनको खाना दिया जा सके। तो सारे जो काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा ये सब आर्टिकल 47 के तहत पोषण आहार एवं स्वास्थ्य संबंधित होता है। अब देखा होगा स्वास्थ्य संबंधित कि कुछ सरकारें बैन लगाती हैं, कुछ सरकारें बैन लगाती, किस चीज पर, प्रतिबंध लगाती हैं, जैसे नशीले पदार्थों पर। साथ ही साथ तुम देखोगे जैसे ड्रग्स हुआ, नशीली दवाई हुई, तो इन चीजों पर क्या करती है सरकार कि प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि जो नशीले पदार्थ हैं, दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, जिससे नागरिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उस बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार का यह कर्तव्य है कि ऐसी चीजों पर वो प्रतिबंध लगाए। लेकिन तुम देखोगे आर्टिकल 47 मैंने कहा कि ये किससे संबंधित है, तो तुम्हें बताना है कि पोषण आहार एवं स्वास्थ्य से संबंधित है, जिससे एक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, ऐसा इसमें कहा गया। आर्टिकल 48 क्या कहता है, 47 मैंने समझा दिया तुम्हें, 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि आर्टिकल 48 में क्या है। इसमें कहा गया कि सरकार का एक कर्तव्य है कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे, साथ ही जो गाय, बछड़े या दुधारू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाए, ऐसा कहा गया। सरकार ऐसा करे कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे, कृषि में नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक का उपयोग करें, नए उन्नत बीजों का उपयोग करें। तो सरकार का एक कर्तव्य संविधान में ही बताया गया है कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे, साथ ही गाय, बछड़े एवं दुधारू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध की बात 48 में की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 48। लेकिन एक और आर्टिकल है 48 क्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको ध्यान से बता दूं, आप याद आ जाएगा आपको, मैंने 39 क्या बताया था, फिर मैंने तुम्हें बताया 43 क्या या 43 है, फिर मैं आपको बता रहा हूं 48 क्या। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया था कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। 43 क्या में बताया कि मजदूरों को या कर्मचारियों को भी उनके उद्योगों में प्रबंधन करने का अधिकार मिलेगा, आप देख सकते हो पीछे जाके। 48 क्या में अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें कहा गया कि पर्यावरण, सबसे पहली बात ये मूल संविधान में नहीं थे, ये तीनों बाद में जोड़े गए। और ये कब जोड़े गए, तो आपको बताना है कि 42वें संविधान 1976 में ये तीनों के तीनों जोड़े गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 48 क्या है, पर्यावरण, कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण, सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं वन व वन्यजीव की रक्षा करे, वन्यजीव की रक्षा करें। अब देखो पर्यावरण संरक्षण क्या है, दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का कारण ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का कारण मानव है
तो मानव जो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहा है किसी भी माध्यम से, या फैक्ट्रियों में चिमनियों से निकलने वाला धुआं, या फिर एक तरीके से गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, या फिर बहुत सारी चीजें जिससे ग्रीन हाउस गैसेस होता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण, कहा कि सरकार इन पर पर्यावरण संरक्षण करने का कार्य करे, कुछ ऐसे कार्य करे, पेड़ पौधे या फिर वनीकरण का काम करे। ऐसे यहां पर कहा गया वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का मतलब क्या है कि वन लगाए, वनीकरण करे, और जो वन है उन्हें काटने नहीं दिया जाए, साथ ही वन्य जीवों की, जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा करे। वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप देखोगे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त मतलब कि लुप्त, या तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त की कगार पर हैं, तो उनको बचाने के लिए भी सरकार काम करेगी। ऐसे ही अगर वन्य जीवों में यहां पर एक बात संकटग्रस्त में, जैसे आप देखोगे गिद्ध, गिद्ध जो है वो संकटग्रस्त मतलब लुप्त हो चुके हैं, और लुप्त हो चुके हैं तो इसमें लुप्त होने का कारण क्या था कि जो मतलब जानवर होते हैं, जो जानवर होते हैं तो जानवरों को एक दवाई दी जाती थी, एक दवाई दी जाती थी जिसका नाम है डिक्लोफेनाक सोडियम, डाइक्लोफेनाक सोडियम, या फिर जो फीवर वगैरह में यूज होती है। ठीक, फीवर में पैरासीटामोल होते हैं, लेकिन पूरे शरीर में अगर दर्द है तो उसमें डिक्लोफेनाक सोडियम भी होती है। तो वो दवाई जानवरों को दी जाती थी, और जानवरों को उसे खाने के बाद, तो जैसे जानवर उसे खाते थे तो जानवरों के शरीर में वो जहर का रूप धारण कर लेती थी, और जब वो जानवर मरता था तो उस पर गिद्ध आकर बैठते थे। जब गिद्ध आकर उस पर बैठे तो उन्होंने वो जहरीला मांस खाया, और क्योंकि उनका तो भोजन यही है कि मतलब कि दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि पशुओं पर या फिर जानवरों पर जाकर वो बैठे, और बैठने के बाद क्या हुआ, उन्होंने वो जहरीली चीज खाई, यानी जहरीला मांस खाया, और गिद्ध इसी तरीके से लुप्त होते चले गए। तो उसी गोली पर फिर सरकार के द्वारा क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो सरकार को कहा गया कि वन्य जीव जो है उन पर भी क्या करे, प्रतिबंध करे, मतलब कि ऐसा अगर उन पर कोई नुकसान पहुंचता है उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का बनता है। इसलिए भारत में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिया कि जानवरों के भी अपने अधिकार हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है, ये 48 क में है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा, यह संकटग्रस्त जीवों की मतलब उनकी रक्षा करने का कार्य करेगा। तो 48 क आपको याद रखना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से 48 और 48 क और 47 भी समझा दिया। ठीक, मैं इसे रफ कर देता हूं। बात करते हैं 49 की। 49 में क्या कहा गया, 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक या फिर राष्ट्रीय वस्तुएं या फिर स्थान, यानी अगर आप देखोगे मैंने हिस्ट्री में बताया स्मारक क्या होते हैं। अगर आप मतलब पॉलिटी और हिस्ट्री की दोनों वीडियो देख रहे हैं तो आप जो मैंने स्मारक पढ़ाए हैं, स्मारकों में आप देख सकते हो मैंने कहा कि स्मारक क्या है, जो किसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरियल, मेमोरियल, जो किसी की याद में बनाया गया भवन निर्माण होता है या निर्माण कुछ भी निर्माण हो वो मेमोरियल कहलाता है या फिर स्मारक कहलाता है। जैसे ताजमहल हुआ, तो किसी की याद में बनाई गई कोई भी चीज होती है उसको स्मारक कहते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनकी रक्षा करने का दायित्व, उनको प्रोटेक्ट करने का दायित्व सरकार का है कि वो उनकी सुरक्षा करे। जैसे ताजमहल हुआ या फिर लाल किला हुआ, हुमायूं का मकबरा हुआ। तो हमारे देश में अनेक राष्ट्रीय स्मारक, वस्तुएं और स्थान हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है, ये आर्टिकल 49 कहता है। ठीक, ऐसे नागरिक का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्रीय स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे। ठीक, आर्टिकल 49 में यही कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। ये दो आर्टिकल लास्ट है इसमें, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। 50 क्या कहता है, ध्यान से, 50 में कहा गया कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए।
पृथक्करण किया जाए। ये क्या है? कार्यपालिका सरकार और न्यायपालिका न्यायालय। यानी कहा गया कि कार्यपालिका का जो कार्य है वो अलग है और न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है, कार्यपालिका का कार्य नियमों को लागू करना है। तो दोनों के बीच में कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए, उनके बीच पृथक्करण होना चाहिए। दोनों आपस में, चाहे सरकार और न्यायालय, दोनों का आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर न्यायालय सरकार के पक्ष में ही सारे फैसले देगा तो इससे क्या होगा? हमारे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो हमारे संविधान में कहा गया कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उसका पृथक्करण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने, 3-4 जजों ने मिलकर कहा था कि इस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो गठबंधन चल रहा है वो गठबंधन हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा संविधान के आर्टिकल 50 में कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो किसी के भी दबाव में आकर या किसी के प्रभाव में आकर या कोई हस्तक्षेप ऐसा ना हो जिससे दोनों के बीच गठजोड़ हो जाए। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 में की गई है। बात करता हूं मैं आर्टिकल 51 की। इसमें कहा गया है कि सरकार का, मैंने कहा कि सारे काम राज्य के, ये सरकार के हैं, कि सरकार या राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए देशों से, विदेशों से समझौते करेगा, विदेशों से समझौते करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समझौते करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बन सके। तो 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वो अनेक समझौते करे, गठबंधन करे। जैसे चीन के साथ पंचशील सिद्धांत, जो पंचशील सिद्धांत है हमने चीन के साथ अपनाया, तो ये भी एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए ही कार्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए सरकार कोई ना कोई कार्य करेगी। आप देखोगे बहुत सारे काम करती है सरकार जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनती है। पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए हमने कुछ ट्रेनें भी चलाई थी और भी समझौते किए थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि 51 क्या कहता है। इसलिए सरकार ऐसे समझौते करती है क्योंकि उसे बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों में कि उसे करना क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए विदेशों से सरकार समझौते करेगी। ये आर्टिकल 51, जिसमें एग्जाम्पल में पंचशील सिद्धांत चीन के साथ, ये भी 51 को ही दर्शाता है। तो मैंने आपको इसमें अभी तक जितने भी आर्टिकल थे, ये 36 से लेकर 51 तक एक एक आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपके ये याद नहीं है तो एक दो बार आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या एक बार देखने के बाद खुद से इसके छोटे से नोट्स बना सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज करो तो आपके 36 से लेकर 51 तक। मेरा तो कहना यह है कि मैं आपको 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल पढ़ा चुका हूं, तो आप 1 से लेकर 51 तक सभी आर्टिकलों को लिखें और समझें, उनको एक एक उंगलियों पर आपको याद होने चाहिए। तो 51 तक मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या होता है। थोड़ा सा अंतर जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, ध्यान से सुने। आर्टिकल मैंने खत्म कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंस, अंतर क्या है दोनों के अंदर। एक तरफ मैं लिखता हूं फंडामेंटल राइट और एक तरफ लिखता हूं मैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, यानी फंडामेंटल राइट। सबसे पहली बात, छोटी सी बात, कि ये जो है ये भाग 3 में है और जो डीपीएसपी है ये भाग 4 में है। ये तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। कई बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में, तो आप बताओ 4 में है। फंडामेंटल राइट किस में, आप बताओ भाग 3 में है। दूसरी बात कि ये हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, आप बताओगे बिल्कुल फंडामेंटल राइट यूएसए से। और ये जो ये लिए हैं ये हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड देश से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो न्यायोचित होते हैं, न्यायोचित होते हैं और ये गैर न्यायोचित होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यायोचित मतलब क्या है
कि सरकार अगर मान ले जाए किसी के मौलिक अधिकार ना मिले, छीन लिए जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है, यानी न्यायालय में उनकी मांग की जा सकती है, न्यायालय में उनकी मांग कर सकता है। मान लीजिए 21 क्या कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, अगर किसी बच्चे को नहीं देती है सरकार तो ऐसे में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर आर्टिकल 47 में बताया गया कि पोषण आहार करने के लिए सरकार उन्हें खाने के लिए दे जिनसे उनका जीवन स्तर सुधर सके। आप समझते हो कि 2 रोटी खाने से हमारा पोषण आहार अच्छा होगा, कुपोषण से हम ठीक हो जाएंगे? नहीं। तो यहां पर जो नागरिक है वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे रियल जूस के डिब्बे चाहिए सर, क्योंकि मेरा पोषण आहार खराब है और मुझे सुधारना है, तो वो मांग नहीं कर सकता है सरकार से। वो न्यायालय में जाके मांग नहीं कर सकता कि मुझे अनार के जूस नहीं दिए गए, मुझे घर पे फल नहीं पहुंचाए गए। तो इसमें क्या होगा कि सरकार अगर चाहती है अपनी मर्जी से तो सरकार कर सकती है, ये गैर न्यायोचित है, इसके लिए आप न्यायालय में जाके मांग नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैं अंतर बता रहा हूं। चौथा अंतर क्या है, ये व्यक्तिगत होते हैं, ये व्यक्तिगत प्राप्त होते हैं, यानी व्यक्तिगत प्राप्त होते हैं मतलब कि एक नागरिक के, प्रत्येक नागरिक के होते हैं, और ये सामूहिक होते हैं, सामूहिक रूप से दिए जाते हैं। ये सामूहिक रूप से क्या होते हैं, दिए जाते हैं। ये भाग 3 में है, ये यूएसए से। और इसके एक और प्रवृत्ति है कि ये नकारात्मक होते हैं और ये सकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक होते हैं, ये सकारात्मक होते हैं, और ये तुम देखोगे ये कानूनी रूप से मान्य है, कानूनी रूप से मान्य है। ये नैतिक एवं सामाजिक रूप से मान्य है, नैतिक एवं सामाजिक रूप से मान्य है। कुछ अंतर मैंने तुम्हें बताया, थोड़ा सा अंतर तुम्हें याद रखना कि ये भाग 3 में, ये भाग 4 में है, ये यूएसए से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये न्यायोचित है और ये गैर न्यायोचित है, इसकी न्यायालय में जाके मांग नहीं की जा सकती। ये व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, और ये सामूहिक रूप से, ये समुदाय के रूप में दिए जाते हैं। तो कुछ अंतर मैंने आपको बताए, ये अंतर भी आपको याद रखने हैं। 2 वीडियो के अंदर मैंने नीति निर्देशक तत्वों को बड़े ही अच्छे से खत्म किया। आप भी यही करें कि इसको सुने और इसको अच्छे से क्या करें, खत्म करें, जो आने वाले एग्जामों में आपको ये मदद दे सके। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, जर्नली मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं, किसी भी स्पेशल किसी एक एग्जाम के लिए जीएस नहीं है। तो ये केवल जर्नली है, आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, सभी एग्जामों में ये आपकी हेल्प करेगा। आप अगर जो ये आपने दो वीडियो मैंने इससे संबंधित बना ली है, उसके बाद आप डीपीएसपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन लो और उसे करने की कोशिश करो। मैं समझता हूं कि तुम उन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।